कभी कभार भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करें, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं में ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं और हम तो मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो राजनीतिक विवादों से परे हो? क्या देश में ऐसी कोई समस्या न हो सकती है जो तू मैं से बाहर निकल करके समस्याओं के समाधान के रास्ते खोज सके? भ्रष्टाचार एक समस्या है और उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाएं। और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है, नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं, तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि परमात्मा ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जिसमें कोई कमी ही न रहे। मनुष्य का इतना तो सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज समस्या ना हो कि 5 महीने के बाद 5 साल के बाद उभर करके आए, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहे। और जब मिनिमम ग्रे एरिया रहता है तब यह बात तय होती है कि जो अफसरशाही है उसको इंटरप्रिटेशन करने का अवसर ही नहीं रहता है, प्रायोरिटी करने का मौका नहीं मिलता है। और हमारी कोशिश है कि सरकारें पॉलिसी ड्रिवन हो। इंडिविजुअल के बीम के आधार पर देश नहीं चल सकता है, न सरकारें चल सकती है। और भारत के संविधान के दायरे में सब चीजें होनी चाहिए और तब जाकर के समस्याओं के समाधान होते हैं। उदाहरण के तरफ कोयले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो लिखने वालों को भी लगता है कि इतना तो नहीं हो सकता यार। पहले कभी 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, लेकिन 1,86,000 करोड़ तो देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में होता था नहीं यार 1,86,000 करोड़ तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कोयले का आवंटन हुआ, 204 माइंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अभी तक तो 18 या 19 को का ऑक्शन हुआ है और उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर यही 204 जब हो जाएगी तो सीएजी ने जो सोचा था उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन में से आने वाली है। उस समय जीरो थियरी चली थी, जीरो थियरी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये जिनके समय हुआ उनको क्या करना चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने। लेकिन अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं और रास्ते खोज करके, और ये सीधा सीधा उदाहरण है
कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है जिसमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाए, और इसके लिए आप उत्तम से उत्तम सुझाव दें। इस विषय को लेकर के मेरा समय मांगेगा तो मैं आपको समय दूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप भी हमें गाइड कीजिए कि भाई इस भयंकर समस्या से निकलने के ये रास्ते हैं चार। शासन व्यवस्था देखेगी उसको, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को हम मुक्त कराएं, और हम मान के चलें कि हो क्या रहा है। यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की है। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था, उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकती। और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था काले धन पर। सुप्रीम कोर्ट का के सम्मान करने से हम चूक गए। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एसआईटी बनाने के लिए कहा था तो बिना समय बिताए हम काले धन के लिए एसआईटी बना देते? 3 साल तक हमने एसआईटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनाई। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। काले धन की बात आती है तो स्विस बैंक की चर्चा आती है। मैं श्रीमान अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया, और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण जानकारियां हमें एक्सचेंज करने के लिए उनको राजी कर लिया, और उसके कारण अब वहां की बैंकों की जो जानकारियां हैं वो पाने का हमारे लिए रास्ता खुला है। मैं वित्त मंत्री जी को अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, G20 समिट में आप भी जाते थे, हम तो पहली बार गए। हमारे लिए तो कईयों के चेहरे भी पहली बार देखने का अवसर आया था। हमने G20 का क्या उपयोग किया? G20 समिट के अंदर जो संयुक्त डिक्लेरेशन हुआ उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके खिलाफ G20 ने जिम्मेवारी के साथ कदम उठाना चाहिए, और उसमें हम सहयोग करेंगे, और काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हम मिलकर के जिसको दबाव डालना है डालेंगे। इसका निर्णय G20 समिट में करवाया। हमारी कोशिश, और इस रास्ते से हम भटकने वाले भी नहीं हैं, हटने वाले भी नहीं हैं, और कोई इससे बचेगा नहीं, मैं आपको कह के रखता हूं। और कृपा करके कोई ये ना कहे कि हम विंडिक्टिव फैसले किया है, हम वादा करके आए। वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि सब राजनेता हो, लेकिन जिसने भी किया है देश का तो नुकसान किया ही किया है, और इसलिए उसके संबंध में सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, हमारी है। सरकार के प्रयास होने चाहिए, हम कर रहे हैं, और अंतिम विजय प्राप्त करने तक हम करते रहेंगे। ये मैं इस सदन को विश्वास देता हूं।